हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी एग्जाम में। मैं विपिन आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला की यह चौथी क्लास है। जो हमने थर्ड क्लास कराई थी वो वहां तक सभी स्वर खत्म हो चुके थे। आज हम हिंदी वर्णमाला के व्यंजन शुरू करते हैं। यहाँ व्यंजन है। व्यंजन की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वर के बिना, किसके बिना, स्वर के बिना नहीं होता। व्यंजन मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। जो स्वर हैं, स्वर की मात्रा होती है तो व्यंजन किसके रूप में आते हैं, मात्रा के रूप में आते हैं। बिना मात्रा के ये हलंत जैसे लगते हैं, यानी अधूरे लगते हैं। मूल व्यंजनों की संख्या आपको पूछा जाए, मूल व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। आपको एग्जाम में पूछा जाए, व्यंजन पूछा जाए तो उनकी संख्या 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इसमें दो द्विगुण मिलाने से कुल इन व्यंजनों की संख्या 35 हो जाते हैं। जो द्विगुण और उच्छिष्ट हैं इनको मिला देते हैं, इनमें व्यंजन माना गया है तो कुल 35 होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इनकी अलग अलग से थ्योरी लिखी हुई है, यानी इनको हम पूरा खोलकर देखते हैं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग मुंह के अलग अलग भाग से प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या कुल 25 होती है। जो स्पर्श व्यंजन है मुंह के अलग अलग भाग से प्रयोग किया जाता है, जैसे मूर्धा है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, यानी जो मुंह के अलग अलग भाग से इनका प्रयोग किया जाता है। यानी मुंह के उच्चारण के आधार पर 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन, इनको देखते हैं अलग अलग। ये जो का वर्ग है, जो हमने वर्ग के अंतर्गत रखे हैं, आपको याद करने में आसानी होगी। कंठ, जो हमारा जो कंठ है ये वाला, इनको ये कंठ बोला जाता है। इनकी जो संख्या है क, ख, घ, घ और बिंदिक मैया, जिनको इनमें आ भी आता है और बड़ा आ भी आता है, बड़ी अंग और हाल। इनको मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये पीछे वाले। यहाँ से बहुत कम चांस रहते हैं बनने के लिए। जो एग्जामिनर होता है आपको एग्ज़ाम में यहीं से फंसाता है। ये पूछे ही गए हैं, हर बार यहीं से पूछे एग्ज़ाम में आते हैं। चा वर्ग, इनको मैं बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ, जब बताऊंगा इनको याद कैसे रखें। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, चूले मैया आते हैं। जो इनको तालु बोला जाता है। तालु के अंतर्गत ई, बड़ी या और सीटी वाला सा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है तालुक से। चूँकि तालुक से ये पूछा गया है, ये पीछे वाले वर्ड हैं। इन चारों को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। टा वर्ग में ट, ठ, ढ, 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 अणा, ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। मूर्धा में ऋषि, षटकोणसा और रा, ये मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इनको कठोर वर्ण या ओज वर्ण भी कहते हैं। कठोर इसलिए कहता है, उनको बोलने में हमें परेशानी होती है, काफ़ी संघर्ष अपनी जीभ से करना पड़ता है इनको बोलने में, इसलिए ये कठोर वर्ण होते हैं। ता वर्ग में त, थ, द, ध और न आते हैं। ये जो प्रयोग होता है इनको बोलने में हमारी जो जीभ है, हमारी जीभ किससे लगती है, दांतों से लगती है, इसलिए इनको दंत वर्ग कहा जाता है। दंत वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें सा और ला आते हैं। इनको माधुर्य वर्ण भी कहा जाता है और इन्हें कौमंत वर्ण भी कहते हैं। ये आपको रस में पूछे जाते हैं
यहाँ पर इनका प्रयोग हमने यहीं लिख दिया है, जिससे आपको आगे कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो और आसानी से हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। एक है पावरक। पावरक में प, फ, ब, भ, म आते हैं, जो ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। ओष्ठ ध्वनियों में ऊ, बड़ा ऊ और वावन। वावन भी आता है, पर ये अलग से दंतोष्ठ वर्ग के अंतर्गत आता है। अगर आपको दंतोष्ठ नहीं लिखा हुआ है तो आपको अगर एग्जाम में दे रखा है तो आपको इन बाकी इनमें दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो आपको इसको वा को टिक करना है। आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है और याद भी करना है। इनको याद कैसे करते हैं हमने ये समझा दिया। स्पर्श व्यंजन संख्या 25 होती है और इनको याद कैसे करना है। जैसे आपको याद करना है, सबसे पहले इन वर्डों को याद करना है। क, च, ट, त, प। आपको एक शब्द बनाना है, क, च, ट, त, प। तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क यानी कंठ से, च यानी तालु से, ट यानी ट बाहरी से बोल रहा है तो यह मूर्धा यानी जोर से इनको आवाज आएगी तो मूर्धा से। ता हमारे दंत से यानी दांत से थोड़ा मिलता जुलता है तो दंत से बोला जाएगा। प वर्ग है जो कि ओष्ठ से, प यानी गोलाकार बनते हो, यानी ओठ जो ओठ है मैंने समझाए थे आपको गोलाकार बनते, तो ऐसी प तो थोड़ा गोला सा महसूस हो रहा है तो यहीं से आपको पता चलेगा प ओष्ठ के अंतर्गत आता है। देखो कंठ कौन सा होता है, कंठ तो मैंने बता दिया आपको। तालु, जो तालु से बोले जाते हैं, जो जीभ का जो जीभ है हमारी ऊपर के भाग से जो आगे लगती है उन्हें तालु कहा जाता है। जो दांत हैं ऊपर वाले उनसे थोड़ा पीछे हटके लगती है उन्हें तालु बोला जाता है। और जो मूर्धा होते हैं, जो मूर्धा हैं, जो हमारी जीभ है हमारी, जो जैसे तालु आगे से लगती थी और मूर्धा है थोड़ा पीछे ऊपर की छत्र है उसके पीछे से टकराती है इन वर्णों को बोलने में, तो उसे मूर्धा कहा जाता है। दंत आपको बता ही दिया है, ओष्ठ बता दिया है। अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं इनको आप एकदम स्वर बना के शब्द के तरीका से याद कर सकते हैं और ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं य, र और ल और व, यानी य, र, लव, यर, लव, यर, लव। आप 3-4 बार की प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। एक है ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन है स, सिटी वसा, सा और हा। ये 4 वर्ड ऊष्मी वर्ड के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ड हैं, इनको ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है, यानी हमने लिखा भी है, ये लिखा है ऊष्मी संघर्षी। इनको ऊष्मी संघर्षी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारी जीभ है इनको बोलने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इनको ऊष्मी संघर्षी यानी एकदम इनको घर्षण होता है। इनके जो वर्ड, इन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ काफ़ी घर्षण करती है, तो इसलिए इनको ऊष्मी संघर्षी वर्ड कहा जाता है। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। आप इनकी संख्या भी लिख लेना एक साइड में, मैंने लिखा नहीं है पर कभी पूछा नहीं गया या आपके एग्ज़ाम में अगले, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हार्ड होता जा रहा है, अगर आपके एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं, इसलिए आपको इनकी संख्या याद करना काफ़ी बेहद अच्छा है। वैसे तो कभी पूछा ना गया है पर आप याद कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। क्ष, त्र, ज्ञान और ऋषि। आपको इनको वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आपको यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न 100% मिल ही जाता है, आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। इनको हम तोड़ते हैं तो क और सीटी वाला साथ से मिलकर क्या बनता है, त्र आधे ता और रात से मिलकर त्र बनता है। ज्ञानी आधे जा जलेबी और चूल्हे में यहाँ से मिलकर ये बनता है। ऋषि है सीटी वाला सा और रा से मिलकर ऋषि बनता है। इन चारों को याद कर लेना कि ऐसे ही टूटते हैं और इनको ऐसे ही प्रयोग इनका होता है और इनको एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। आप बड़ा एग्ज़ाम देंगे तो इसमें आपको यहाँ से प्रश्न मिल ही जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अन्य हैं, इसमें जैसे दीर्घगण या उच्छिष्ट वर्ण मैंने आपको बताए थे, पर मैंने वहाँ पर उनकी संख्या ही लिखी थी। इनको बताया नहीं कौन कौन से होते हैं, मैं आगे इनको बताता हूँ। एक तो ये है और एक ढड़क्कन है, एक क्या है बिंदिक मियाँ बोलते हैं इसको, और एक है अड़ाम। जो इनके नीचे जो बिंदी सी लग रही है इनको नुक्ता बोला जाता है। ये संख्या भी आपसे पूछ भी जा सकती है कि नुक्ता किसे कहते हैं। ऑप्शन में दे देंगे, चंद्रबिंदी बना के दे देंगे ऊपर, या और कुछ बना के ऑप्शन दे देंगे, पर आपको इनको ध्यान रखना है। इनका प्रयोग काफ़ी
आपको मैं बताऊंगा तत्सम तद्भव में प्रयोग किया जाता है या नहीं किया जाता है, इनको बताऊंगा मैं आगे से। कंठ तालव्य में दो आते हैं, ए और बड़ी ए। क्योंकि एग्जामिनर होता है ज़्यादातर से, मैंने आपको बताया है ये 25 हैं और यहाँ तक हैं, ये सभी मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कराए हैं। आपको किसी बुक में ऐसा सारणी नहीं मिलेगा जो मैंने आपको इस तरीक़ा से कराया है, पर आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है। आपको यहाँ से प्रश्न या जो वर्णमाला से जितने मैंने स्वर कराए हैं, स्वर से तो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, पर यहाँ से आपको एक दो प्रश्न हर एग्जाम में मिल ही जाते हैं। कंठ तालव्य में छोटी ए और बड़ी ए आते हैं। कंठोष्ठ है जो कंठ और ओष्ठ से मिलकर बनते हैं, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। दंतोष्ठ दांत और प्लस ओष्ठ से मिलाकर वावन आता है, इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। लोठिंत या कंपन जात वर्ण भी कहा जाता है। रारत, रा को लोठिंत और कंपन जात वर्ण भी कहा जाता है। पाश्रिक जो वर्ण है ये ला पाश्रिक वर्ण के अंतर्गत आता है। आगे के हैं दंतमूल या बसर्य वर्ण। दंतमूल जो बसर्य वर्ण हैं, पर आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया है और ना ही किसी किताब में इनको लिखा मिलेगा। हमने आपको अलग से इनको कराया है, जिससे आपको आगे प्रश्न कोई मिले तो उसमें प्रश्न सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। आप आसानी से हर प्रकार के प्रश्न को हमारे हिंदी वर्णमाला कराया है, एक भी प्रश्न आपका यहाँ से छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। इसमें ना, सा, ला और रा इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर वर्ण या जिसका संबंध नाक और मुंह से होता है। जो हमारे इनका प्रयोग करने में नाक और मुंह इसलिए होता है, हमारे नाक से भी सांस निकलती है, इनको प्रयोग करने में मुंह से भी साथ साथ सांस निकलती है, इसलिए इनको नाक और मुंह से बोला जाता है, इसलिए इनको नासिक वर्ण भी कहा जाता है। नासिक वर्ण को अनुनासिक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आप इनको ध्यान रखना, मैंने आपको लिखा नहीं है फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना है। फिर भी ये वर्ण हैं, इनको पंचमाक्षर वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रत्येक वर्ग जो मैंने बताया है आपको ये याद करना है। जैसी जो पीछे के वर्ण हों पंचमाक्षर वर्ण में आएंगे ये सभी, इसलिए उनको पंचमाक्षर वर्ण इसलिए कहा जाता है। 5 ही वर्ग हैं इसमें स्पर्श व्यंजन में, तो इसलिए इनको पंचमाक्षर वर्ण नाम दे दिया गया है। तो इसलिए इनको आप अच्छे से याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप समझ ही गए होंगे वहाँ से, इसलिए मैंने इनको अलग से करा दिया है, इसलिए मैंने सबसे पीछे कराया है जिससे आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। ये बता दिया मैंने आपको, उसमें भी ये है बिंदु मैया, चूले मैया और अणा, ना और माँ, ये 5 ही वर्ग आते हैं। देख ये जो मैं करा रहा हूँ इस पर संघर्षी वर्ण, इस पर जो संघर्षी वर्ण है, वर्ण या व्यंजन भी बोल सकते हैं इनको, ये यहाँ से एग्जाम में 90% बनने की संभावना यहाँ से भी आपकी है, क्योंकि इनको कोई आपको कराता नहीं है। मैं भी किसी से पढ़ा था गुरुओं से, तो उन्होंने मुझको भी नहीं कराए थे, मैंने काफ़ी इन पर रिसर्च किया, इसलिए मैंने इनको खुद ही अपने तरीक़ों से निकाल कर यहाँ पे मैंने आपके सामने प्रूव किया है। इस पर संघर्षी वर्ण, इस पर कुछ जो लेखक हैं उनके द्वारा इनको इस पर संघर्षी वर्ण में रखा गया है। जो चा वर्ग है, जो पूरा चा वर्ग है, आप यहाँ से देख सकते हैं, चा वर्ग यहाँ जो तालु से बोला जाता है, ये सभी इस पर संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आता है। देखो च, छ, ज, झ और चूले मियाँ, इसको चूले मियाँ ही बोलते हैं। और आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। और आगे अभी और रह गए हैं, अभी मैं कराता हूँ। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से।
अब है अरबी फारसी भाषा के शब्द। अरबी फारसी के वर्ड, कुछ वर्ड हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अरबी फारसी के वर्ड हैं, आपको इनको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी आने की संभावना रहती है। इनको आपको ध्यान रखना है। ये 5 वर्ड हैं जो अरबी फारसी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है। और है अभी कराते हैं और आगे अमानक वर्ड। अमानक वर्ड, अमानक वर्ड वे वर्ड होते हैं जिनको पूरब में तो पूछा जाता है, जो यानी पहले, पूरब में मतलब पहले तो इनका काफ़ी प्रयोग होता था, लेकिन अब वर्तमान में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको मैं डेफिनेशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये डेफिनेशन पूछनी आती है, इसलिए आपको काफ़ी कन्फ्यूजन होगी और याद करने में काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए मैं इनको सीधा ही सीधा करा सकता हूँ। 1-2 हैं इनमें से, ये ज़्यादा भी नहीं है, केवल 1-2 ही पूछे जाते हैं। और एक और रहेगी हेडिंग, थोड़ी सी है, एकारांत। अकारांत, यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये मैं करा दे रहा हूँ अलग से, क्योंकि अकारांत इसलिए कहता है क्योंकि कोई भी हम शब्द लिखते हैं, जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, मैं आपके सामने लिख के बताऊँगा, या जिस शब्द के पीछे जो मात्रा आती है उनको अकारांत, इकारांत, उकारांत, औकारांत अलग से आप हेडिंग बना सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत हैं क्योंकि आपको पूछा भी जा सकता है और नहीं के बराबर भी है और हाँ के बराबर भी है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में कभी प्रश्न मेरे में तो कभी मिला नहीं है, आपके में मिल सकता है, संभावना हो सकती है, फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे कमलकांत लिखा मैंने, क्योंकि इसमें आ की मात्रा है तो ये क्या हो गया, अकारांत हो गया, अकारांत हो गया। अगर हम यहाँ पर ही कमला लिख दें तो यहाँ क्या है, बड़ा आ लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसे कहेंगे आकारांत। ये अकारांत है केवल, ये इसको बोलते हैं आकारांत, आकारांत, इसे क्या कहेंगे, आकारांत। अगर यहाँ पे हम जैसे इमली लिख दें तो यहाँ किसकी मात्रा लग रही है, बड़ी ई की लग रही है, तो यहाँ क्या कहेंगे, ईकारांत, यानी ईकारांत ऐसे बोला जाता है। आप जैसे कोई भी मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो तो उकारांत, ए की मात्रा हो तो एकारांत, या छोटी ई की मात्रा तो इकारांत, तो आप यही समझ चुके होंगे आकारांत और उकारांत और इकारांत किसे कहते हैं।
क्योंकि आपको कोई भी टीचर बताता भी नहीं है। और मैंने आपको वर्णमाला ऐसे बताया है, आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूट नहीं सकता है और आप अपने आप ही पढ़कर हर एग्ज़ाम के प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ प्रश्न आपको मिलने की पूरी संभावना रहेगी और आपका एक भी प्रश्न यहाँ से किसी भी एग्ज़ाम में छूटेगा भी नहीं, मेरी 100% गारंटी है। तो इसलिए मैंने ये बैच बिल्कुल निःशुल्क लाया है। आप इसको सब्सक्राइब कर रख सकते हैं और बेल आइकन को दबा कर रख सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जिसलिए क्योंकि ये मैंने ऐसा पढ़ाया है, किसी भी टीचर की वीडियो देखना आप, वहाँ से आपको एक भी प्रश्न मिलेगा भी नहीं यहाँ से जो मैंने कराया है। इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और भी पढ़ाने में अच्छा लगे। धन्यवाद।